हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान के बारे में। यानी कि वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है, ये इसका सूत्र क्या होता है और इसका मान क्या होता है, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हम साथ ही साथ देखेंगे कि एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान कैसे निकालते हैं और कितना होता है। ठीक है नी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान से क्या तात्पर्य है। यानी कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान से क्या तात्पर्य है। वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है स्टूडेंट, और इसका सूत्र लिखना होता है। ठीक है नी। और यदि आपसे पूछ लेता है कि एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान कितना होता है तो वो भी निकालना पड़ता है। ठीक है नी। ये आपका 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 5 अंक में। यदि परिभाषा वगैरह पूछेगा तो आपका 2 या 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है नी। तो इसको तैयार अवश्य करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज इस वीडियो में इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अवश्य तैयार करें ताकि आपका ये छूटे ना यदि आपके बोर्ड पेपर में आए तो। ठीक है नी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान से तात्पर्य क्या है, ये वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है। तो यहाँ शब्द से ही क्लियर है, वर्ग माध्य मूल। यानी कि वर्ग होगा, माध्य मूल, माध्य मतलब औसत कहते हैं, मूल मतलब होता है अंडर रूट एक तरह से। ठीक है ना, रूट चढ़ा देते हैं। तो किसका होगा? प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कह सकते हैं स्टूडेंट। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, आप यहाँ से समझिए, जैसे कोई प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ साइन में बनता है, साइन। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है नी। यानी कि साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये समय की लाइन होती है, यहाँ पर समय होता है, यहाँ क्या लेते हैं हम, समय लेते हैं। ये एक पूर्ण ग्राफ होता है, एक साइन का ग्राफ होता है। किसका होता है? साइन का। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है स्टूडेंट वो होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा टी होता है, ये ओमेगा होता है, डब्ल्यू नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आई नॉट, ये शिखर मान होता है, ये आई नॉट यहाँ पर लिया जाता है। और ये तात्क्षणिक मान होता है। तात्क्षणिक मान का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम छोटे से समय अंतराल में, यानी कि हम कह सकते हैं dt समय में, dt समय में जो धारा होगी यहाँ पर उसे कहेंगे हम तात्क्षणिक धारा। यानी हम कह सकते हैं आई 1 धारा, ऐसे यहाँ से आगे चलेंगे तो आई 2 धारा, ऐसे आगे चलेंगे तो आई 3 धारा। तो ऐसे करके यहाँ तक जब आएंगे जो शिखर मान हो जाएगा धारा का। ठीक है नहीं। तो ऐसे करके यहाँ तक जो धारा होगी वो धाराएं क्या कहलाएंगी? तात्क्षणिक धाराएं कहलाएंगी। समय dt समय पर I1, ऐसे dt समय और लेंगे हम तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, फिर यहाँ से I3 हो जाएगा dt और समय में। ठीक है। एक अल्प समय में जो धारा होती है उसे कहते हैं तात्क्षणिक धारा। छोटे से समय में जो धारा होती है उसे कहते हैं तात्क्षणिक धारा। प्रत्यावर्ती धारा तो आप जानते ही हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है जिसकी दिशा लगातार बदले, यानी कि जिसकी दिशा बदलती रहे, समय के साथ बदले। ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका ग्राफ साइन का ग्राफ बनता है और इसका सूत्र जो होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है नी। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये ना सभी धाराओं का हम क्या कर दें, ये जितनी I1 I2 I3 हैं इनका सभी का क्या कर दें, ये कह रहा है वर्ग क्या करें, वर्ग करें, और वर्ग कर माध्य निकालें। इनका वर्ग कर लें और फिर माध्य निकालें। माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे आपके पास कोई संख्या दी गई है, 5 संख्या है और 5 संख्या का योग करो, 5 से भाग लगा दो। तो ऐसे यहाँ पे होता है जितनी धारा दी जाती है उतने का भाग लगा दो यहाँ पर, तो वो होता है तुम्हारा माध्य। मूल का मतलब अंडरूट। अब जो माध्य तुमने निकाला है उसका अंडरूट चढ़ा दो ऐसे करके, वर्गमूल लगा दो। ठीक है नी। तो वो हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ पर कैसे दिखाते हैं उसे, आप यहाँ पर दे सकते हैं कि IRMS लिखते हैं। आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन्स, एस का मतलब होता है स्क्वायर। रूट मीन्स स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए IRMS इसको लिखा जाता है। इक्वल रूट के अंदर इसको लिखा जाता है स्टूडेंट तात्क्षणिक धारा का वर्ग और सभी धाराओं का औसत। ये लाइन ऊपर में खींचिए, ये औसत की है, ये बार लाइन होती है। ठीक है नी, इसे बार कहते हैं। और इस पर खींच देते हैं और फिर इस पर अंडरूट चढ़ा देंगे, यानी कि मूल चढ़ा देंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा वर्ग माध्य मूल मान। क्या बन जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान। तो सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्ग का औसत, यानी कि औसत यानी कि माध्य, माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा है कि IRMS जो होता है वो रूट के अंदर आई स्क्वायर ऐसे लगा दोगे आप यहाँ पर चिन्ह, तो वो भी क्या होता है? औसत का मान होता है, यानी औसत होता है एक तरह से। ठीक है नी। तो इस प्रकार से जो दिखाते हैं ये होता है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है नी। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा यहीं से बना सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के सभी तात्क्षणिक धाराओं, ये तात्क्षणिक धारा है, तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का योग, इन सभी का वर्ग करो और योग करो। वर्गों का योग का
योग तथा उन धाराओं के औसत। अब उन धाराओं का औसत हम निकालेंगे तो ऊपर मैंने बार लाइन खींच दी यहाँ पर, या ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है नी। तो औसत मान की वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। अब वर्गमूल चढ़ा दो इसका तो वर्ग माध्यमूल मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए मैं इसकी एक परिभाषा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं लिख के लेके आता हूँ ताकि आप बोर्ड में लिख सको, ठीक है। तो चलते मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। तो स्टूडेंट, परिभाषा इसकी प्रत्यावर्ती धारा की सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का योग, ठीक है नी। प्रत्यावर्ती धारा के सभी तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का योग तथा उन धाराओं के औसत मान की वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होती है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है। तो ये होता है वर्ग माध्यमूल मान, ठीक है नी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान कितना होता है। एक पूर्ण चक्कर हेतु प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान कितना होता है, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान, स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूर्ण चक्कर के लिए पूछ सकता है कि कितना वर्ग माध्यमूल मान होता है पूर्ण चक्कर के लिए, ठीक है नी। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तैयार अवश्य करना है आपको, ठीक है नी। अलग से पूछ भी सकता है, एक पूर्ण चक्कर हेतु वर्ग माध्यमूल मान कितना होता है, ठीक है नी। तो इसका जो मान होता है वो होता है IRMS बराबर होता है I0 बटे रूट के अंदर 2 होता है। तो ये होता है वैसे तो, परंतु ये आता कैसे है वही हमें निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, ठीक है नी। जिसमें जो I होती है वो तात्क्षणिक धारा होती है, I0 जो होता है वो शिखर मान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिखर मान का मतलब होता है कि वो अधिकतम मान, ये वाला जो I0 दिखाई दे रहा है ये होता है अधिकतम मान, ठीक है नी। इसके बाद जो यहाँ पर ओमेगा टी है वो क्या होता है, इसका कला होता है, यानी कितनी कला से, मतलब कोई भी जो धारा है वो कितनी कला से प्रवाहित हो रही है, ठीक है नी। वो होता है ओमेगा टी, ठीक है नी। तो वही चीज मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तात्क्षणिक धारा होती है और धारा का शिखर मान और कला, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसके औसत मान की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्ग माध्यमूल मान की। किसकी, औसत मान की नहीं, वर्ग माध्यमूल मान निकालेंगे इसका। तो क्या करना पड़ता है, तात्क्षणिक धारा का वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो हम इस प्रकार से इसका वर्ग कर सकते हैं कि आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वर्ग करेंगे, इसका ही वर्ग करेंगे और इसका ही वर्ग करेंगे, क्योंकि परिभाषा कहती है कि तात्क्षणिक धाराओं के वर्गों का योग, तो वर्ग कर लिया। अब उनके योग करेंगे तो ऐसी बहुत सारी धाराएं होंगी, तो उनका सबका वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे, ठीक है नी। तो क्या निकालेंगे फिर हम, माध्य निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो अब हमें इसका औसत निकालना होगा। तो औसत कैसे निकलेगा, तो औसत के लिए इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा कि आई एवरेज का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आई एवरेज, ऐसे एवरेज लिख दिया, AVG लिखा है शॉर्ट में, ठीक है नी। आई एवरेज यानी आई औसत का स्क्वायर बराबर, हम ऐसे भी लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औसत के लिए ये चिन्ह भी लगा सकते हैं, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है नी। इस प्रकार से इसे बंद कर देंगे, औसत का मान होता है ऐसे। तो हम एक पूर्ण चक्कर के लिए निकालेंगे, तो देखो ऐसे करके ये क्या हो गया, औसत हो गया। तो हम ऐसे तो इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें एक पूर्ण चक्कर हेतु निकालना होगा। किसके लिए निकालना होगा, एक पूर्ण चक्कर हेतु। तो एक पूर्ण चक्कर में जो समय लगेगा, एक पूर्ण चक्कर का मतलब होता है कि यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक तरंग, एक तरह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यहाँ तक, तो उसको कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक T समय लग गया एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है नी। तो वही हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है नी। तो यहाँ पर किस प्रकार से निकलेगा वो, तो हम जानते हैं कि आवर्तकाल कितना होगा, T होगा। तो आवर्तकाल जो हो जाएगा, एक पूर्ण चक्कर हेतु आवर्तकाल कैपिटल T लिया जाएगा। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट, अब आपको इसे इंटीग्रेशन से हल करना है, क्योंकि हमें एवरेज हमने निकाला, एक तात्क्षणिक धारा का औसत निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये तो औसत निकालने का तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से हम औसत निकाल रहे हैं इसका। तो इस औसत को हम इंटीग्रेशन से करेंगे, किससे करेंगे, समाकलन से। हम निकालेंगे यही आई एवरेज का उसके निकालेंगे, तो ऐसे करके हम निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसी को हम एक प्रकार से निकालते हैं, आवर्तकाल T दिया है, पूर्ण चक्कर के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आई एवरेज का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है 0 से T, यानी कि पहले 0 समय से लेके हमें T यानी T समय तक निकालना है। तो आई तात्क्षणिक धारा, जितनी तात्क्षणिक धारा है, तात्क्षणिक धारा का वर्ग dt बटे में T लगा देंगे, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई स्क्वायर जो दिया है, आई स्क्वायर की जगह पर हमें क्या रखना है, आई स्क्वायर की जगह पर ये वाला मान रखना है, ये तात्क्षणिक धारा का मान है, यही मान रखना है, तभी तो औसत निकल पाएगा ये वाला। तो ये औसत कैसे निकालना है, वही तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से निकालेंगे इसको, ठीक है नी। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक, और बट्टे में T रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आई एवरेज स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से T I0 का उसके साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे में T और कैप और dt, ये हमने समाकलन कर रहे हैं इसका, ठीक है। T और I उसके I0 स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमने इनको बाहर निकाल लिया, I0 स्क्वायर बटे T इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसका समाकलन जो होता है, इसका समाकलन किस प्रकार से होगा, हमें इसका समाकलन करना होगा, ठीक है नी।
तो किस प्रकार से करेंगे, तो इसका समाधान करने के लिए एक सूत्र होता है, आप यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं, ये आपको सूत्र दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। ये गणित का फॉर्मूला होता है। अगर बायो वाले स्टूडेंट होंगे शायद उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु ये गणित में त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूला दिया जाता है सर्व समीकरण के रूप में, ठीक है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बटे में 2, ठीक है नहीं। या हम इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हो जाएगा ना, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा बटे 2, हो जाएगा ना, हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। परंतु हमें तो ये वाला प्रयोग में लेना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मान लेते हैं थीटा पूरे को, और यहाँ साइन स्क्वायर है ये, तो आपको कैसे लिखना होगा 1 माइनस कॉस, ठीक है नहीं, 1 माइनस कॉस 2 लगाएंगे और ओमेगा टी लिख देंगे यहाँ थीटा की जगह पर, ठीक है नहीं। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आई एवरेज का उसके बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे में टी इंटीग्रेशन 0 टी, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की जगह पर जब रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, अभी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते इसका, अभी हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, तो तोड़ेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, इसकी जगह पर रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और डी टी, ठीक है नहीं। 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बटे में 2 टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। आई एवरेज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे में 2 टी इंटीग्रेशन 0 से टी, यानी 0 से कैपिटल टी, कोष्टक में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर भी इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, होगा नहीं होगा, अलग अलग करेंगे, 1 का अलग होगा और इसका अलग होगा, तो इसका हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बटे में 2t। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, देखो इंटीग्रेशन 0 से t dt, यानी कि 1 है यहाँ पर तो dt यहाँ पे आएगा, तो ये होगा, इसका करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी और dt, मतलब दोनों का अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर dt होता है, वहाँ पर t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है dx दिया हो तो x होगा, ठीक है नहीं, और dt दिया हो तो t होगा, तो ऐसे यहाँ पर dt दिया है तो t होगा, ठीक है नहीं, पर लिमिट यहाँ पर दी है 0 से t, वो भी लगाना है, तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा ये t 0 से t, ये लिमिट हो जाएगा, ठीक है नहीं, माइनस लगाएंगे। अब cos 2 ओमेगा टी दिया है, तो cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, cos का होता है साइन, क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है नहीं, साइन 2 ओमेगा टी, परंतु ये 2 जो है वो बट्टी में आ जाएगा, तो 2 बट्टी में आ गया और ओमेगा भी बट्टी में आ गया, ठीक है, क्योंकि dt का समाकलन हो रहा है केवल, dt जो t है ना इसी का समाकलन हो रहा है यहाँ पे, तो 2 ओमेगा जो है वो नीचे आ जाएगा इस बट्टी में, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से t, तो 0 से t इसकी हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब स्टूडेंट करना क्या है, आपको लिमिट का मान रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, t की जगह पर ये वाला मान रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जी वाला मान रखेंगे, 0 जो दिया है वो वाला, ऐसे इसमें करेंगे। साइन 2 ओमेगा टी की जगह पर कैपिटल टी रखेंगे, फिर हम जी वाला मान रखेंगे, ये 0 जो है वो रखेंगे माइनस लगा के, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। चलिए तो हम इस मान को यहाँ पे रखते हैं, तो आई एवरेज उसके बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे में 2t। अब हम यहाँ पर जो दिया है t 0 और t, ठीक है नहीं, साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2 ओमेगा कोष्टक में 0 t, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर लिमिट वगैरह दी है। अब इसको किस प्रकार से रखेंगे, सबसे पहले इस वाली t को रखेंगे t की जगह पर, तो t माइनस लगाएंगे, 0 रखेंगे t की जगह पर, तो 0 रहेगा, कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पर क्या जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, क्यों, स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रख देंगे तो t हो गया, और बट्टे में क्या है 2 ओमेगा, कोष्टक में रहना चाहिए, ठीक है नहीं, माइनस। अब हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे किसी जगह t की जगह पर, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बटे में 2 ओमेगा, ओमेगा है ये w नहीं है, ठीक है नहीं, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है इस प्रकार से, तो कोष्टक बंद करेंगे और बड़े कोष्टक बंद कर देंगे इसको। तो देखो इसका तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और साइन 0 का मान होता है 0, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कौन तो 0 हो गया, जब 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान होता है 0, और 0 में अगर इसका भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, आएगा ना आएगा, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 0, इसका कोई मतलब नहीं रहा। और यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से t बचेगा, क्योंकि 0 इसमें से घटाएंगे तो 0 0 t बचेगा ना, और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2 ओमेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आई एवरेज उसके बराबर हो जाएगा आई नॉट उसके बटे में 2t कोष्टक में t माइनस के साइन 2 ओमेगा टी बटे में 2 ओमेगा, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बटे टी, क्या होता है 2 पाई बटे टी, तो यहाँ पर रखेंगे 2 पाई बटे टी, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 पाई बटे टी, इंटू में टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, क्या हो जाएगा ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एवरेज उसके बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे में 2t कोष्टक के अंदर t माइनस के साइन 4 पाई बटे में 2 ओमेगा। अब साइन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्या होता है 0,
तो जब इसका मान 0 होगा पूरे का, तो 0 होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, हो जाएगा सब 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो t बचेगा केवल, t का इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ये आई एवरेज स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे में 2t, इनटू में t से t कट जाएगा, बचा क्या आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बटे में 2 बचा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, इससे स्क्वायर हटेगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा पूरे पर, ठीक है नहीं, वर्गमूल चढ़ जाएगा कहते हैं, तो यहाँ पर चढ़ जाएगा आई एवरेज बराबर रूट चढ़ जाएगा। अब देखो इतने का रूट अलग करो तो यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर का रूट अलग कर देंगे, बटे में √2 अलग कर देंगे, तो जो देखो इस वर्ग से ये कट जाएगा और नीचे केवल ये बचेगा √2, ठीक है ना, ये तो बचेगा, तो यहाँ बचेगा आई नॉट बटे में √2 बचेगा, ठीक है नहीं। तो चलिए आई कर, तो यहाँ हो जाएगा आई एवरेज बराबर हो जाएगा आई नॉट बटे में √2, ठीक है नहीं। अब ये जो है आई एवरेज, इसी को कहते हैं वर्ग माध्यमूल मान, क्योंकि ये हमने वर्ग करके और उसका अंडर निकाला है, ठीक है नहीं, तो इसलिए निकल के आया है ये आई आर एम एस निकल के आया आई नॉट बटे √2। इसको IRMS को जो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707 आई नॉट, ठीक है, यहाँ 2 और होता है वैसे, ठीक है, तो 0.707 आई नॉट, इस प्रकार से IRMS निकलवाए, अगर तुम्हें शिखर मान दिया हो धारा का तो इसमें गुणा कर देंगे, निकल आएगा वैल्यू, ठीक है। अगर यही चीज वोल्टता के लिए निकलवाता तो सेम वोल्टता के लिए भी यही होता, केवल यहाँ VRMS हो जाता और यहाँ V नॉट हो जाता, बट्टे में √2 हो जाता, मान तो वही रहता, यहाँ पर V नॉट हो जाता, ठीक है नहीं। ऐसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए निकलवाता तो केवल यहाँ पर वही रहता ERMS रहता और E नॉट बटे में √2 बराबर 0.707 E नॉट रहता, ठीक है नहीं, यही रहता। इंटीग्रेशन सेम उसी प्रकार से करते, केवल यहाँ पर चेंजिंग आती, तो यहाँ पर I है वहाँ पर VRMS रखना पड़ता, और यहाँ पर आई नॉट था, यहाँ पर आई नॉट है, वहाँ पर क्या रखेंगे V नॉट रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं, ऐसे इसके लिए करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से पूर्ण चक्कर के लिए हम ये निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से एक पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान निकाला जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अवश्य तैयार करना है ताकि आपका कोई भी नंबर बोर्ड में कटे ना, ठीक है। अगली वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो हम औसत मान देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, एक पूर्ण चक्कर के लिए और अर्ध चक्कर के लिए, ठीक है नहीं। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।